तो आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो स्पेसिफिक टू मैथमेटिक्स होगा कि आप 13 आउट ऑफ 13 कैसे स्कोर कर सकते हो गेट एग्जाम में। पर उससे पहले मैं सर आपसे जानना चाहता हूँ कि हम मैथमेटिक्स कहाँ कहाँ पे देख सकते हैं इंजीनियरिंग में। आप एक एक एप्लीकेशन दे दो सारे ब्रांचेस के रिलेटेड जितना भी आपको आप देख सकते हो, ताकि वो लोग को थोड़ा ना मोटिवेशन बन सके मैथमेटिक्स पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जैसे कि हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की एप्लीकेशन की बात करें, वैसे एप्लीकेशन तो बहुत वास्ट है, लेकिन हम कुछ चीज़ों को यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा अपना चैप्टर जो कि है लीनियर अलजेब्रा, जो कि सबसे आसान चैप्टर है। लीनियर अलजेब्रा बहुत सारे स्टूडेंट्स को पसंद भी है ये चैप्टर। तो लीनियर अलजेब्रा की बात करें तो इसका सबसे आसान एप्लीकेशन हम सिविल इंजीनियरिंग में देख सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में जैसे कि एक पर्टिकुलर स्ट्रीट है, मुझे उस स्ट्रीट को एक्सपांड करना है या वहाँ पे मुझे एक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम इंस्टॉल करना है। तो एक सिविल इंजीनियर का पहले ऑब्जेक्टिव ये होता है, ये पता लगाना कि वहाँ पे पर्टिकुलर स्ट्रीट पे ट्रैफिक फ्लो कितना है, पर्टिकुलर स्ट्रीट पे ट्रैफिक फ्लो कितना है वो उसे पता लगाना है। तो उसके लिए वो क्या करता है, मैथमेटिकल इक्वेशन डेवलप करता है। सीधी सी बात है, कोई भी आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए इंजीनियरिंग में, सबसे पहले आपको मैथमेटिकल इक्वेशन डेवलप करना पड़ेगा। तो वो जो इक्वेशन डेवलप करते हैं वो बनते हैं हमारे लीनियर इक्वेशंस। और उसमें जो अननोन्स होते हैं वो ये होते हैं कि किसी पर्टिकुलर स्ट्रीट पे ट्रैफिक का फ्लो कितना है, मींस इन अ डे कितने व्हीकल्स पर्टिकुलर स्ट्रीट पे फ्लो करते हैं, वो हमारे लिए अननोन्स होते हैं। फिर वो जो एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एक बार बन गया, उसको जो फिर हमारे पास टेक्निक्स हैं, गॉस एलिमिनेशन टेक्निक, उससे सॉल्व किया जाता है। फिर हमें पता चलता है कि इस पर्टिकुलर स्ट्रीट पे इतना ट्रैफिक फ्लो है और हमें इतने मेजरमेंट्स की जरूरत है, इतना मींस रोड को स्प्रेड करना पड़ेगा। ये तो एक सिंपल एप्लीकेशन हो गया सिविल इंजीनियरिंग में, ये लीनियर अलजेब्रा का पार्ट हो गया। फिर दूसरी अगर हम बात करें कैलकुलस की, तो कैलकुलस का आप सबसे ज्यादा एप्लीकेशन पाओगे यहाँ पे मशीन लर्निंग में। एक मशीन लर्निंग में एक एल्गोरिदम यूज होता है फॉर ऑप्टिमाइजेशन, दैट इज ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम। उसमें क्या करते हैं हम, कोई हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जैसे कि हम मान लेते हैं कॉस्ट फंक्शन है। एक कॉस्ट फंक्शन है और कॉस्ट फंक्शन किसी पर्टिकुलर पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। ओके। और मुझे उस फंक्शन को मिनिमाइज करना है, मेरा एम क्या है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम यूज करते हैं। वो ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम में हम ग्रेडियंट का ही यूज करते हैं जो बच्चे वेक्टर कैलकुलस में पढ़ते हैं। तो वहां पे आपका वेक्टर कैलकुलस का सीधा सीधा एप्लीकेशन आता है। ओके, ये पार्ट हो गया आपका मशीन लर्निंग में। ये जो टूल यूज होता है बेसिकली मशीन लर्निंग में यूज होता है। ओके। फिर अगर इसी का ही हम दूसरा पार्ट देखें, तो जैसे कि अभी बहुत रिसर्च चल रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अगर इंडिया में बात की जाए तो यहाँ पे टू व्हीलर्स चलते हैं जिसमें बैटरी होता है, बैटरी इंस्टॉल्ड होता है। तो आपने एक बात नोट की होगी, एक तो व्हीकल का वेट बहुत ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ बैटरी। बैटरी चार्ज होने में बहुत टाइम लगाता है। ओके। और बैटरी अगर फुल चार्ज हो भी गया तो आप लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल नहीं कर सकते, मतलब रेंज बहुत उसका कम है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए अभी जैसे कि टेस्ला है, मैंने अभी पढ़ा टेस्ला में बहुत रिसर्च चल रहा है इस पे कि क्या बैटरी के साथ किसी और एनर्जी डिवाइस को इंटीग्रेट करके इस सिस्टम को मोर इफिशिएंट बनाया जा सकता है। तो आंसर इज यस। बैटरी के साथ सुपर कैपेसिटर को इंटीग्रेट करके हम मोर इफिशिएंट सिस्टम बना सकते हैं। लेकिन यहां भी यही बात आती है, पहले आपको मैथमेटिकल मॉडल बनाना पड़ेगा चीजों को एनालिसिस करने के लिए। तो वहां पे हम मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं, वहां पे हमारा एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनता है कॉस्ट के फॉर्म में, कि आपको क्या करना है, बैटरी भी यूज करना है, कैपेसिटर भी यूज करना है। इन दोनों की पर्टिकुलर कुछ कॉस्ट भी होगी, बैटरी सेल की कुछ कॉस्ट है, कैपेसिटर की कुछ कॉस्ट है, वहां पे यूज है सुपर कैपेसिटर। ओके। तो हम वहां पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाते हैं और हमारा एम होता है उस कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करना। उसके लिए हम, जैसे हमने डिस्कस किया, ग्रेडियंट डिसेंट मेथड यूज कर सकते हैं, या फिर अपना दूसरे ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक होती है जैसे पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन, ये भी हम यूज कर सकते हैं। ओके, ये तो बात हो गई कैलकुलस की। अभी हम मूव करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस पे। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस तो मतलब जो हर इंजीनियरिंग ब्रांच में इसका एप्लीकेशन है। जैसे कि मैं बात करूं सिंपल, आप इलेक्ट्रिकल सर्किट है आपके पास, तो अगर वहां पे इंडक्टर है, कैपेसिटर है, तो वहां पे आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज आएगा। ये आपको आइदर वोल्टेज निकालना है या करंट फाइंड करना है, ये एक बात हो गई। फिर आप मैकेनिकल सिस्टम पे जाओगे, तो जैसे मैं किसी मशीन की बात करूं, तो किसी मशीन पे पर्टिकुलर नेट टॉर्क कितना उसके शाफ्ट पे अप्लाई कर रहे हैं हम। फिर अगर मीन्स उस पर टॉर्क का अगर आपको प्रोफाइल पता है कि उस पर जो टॉर्क अप्लाई हो रहा है उसके वेरिएशंस कैसे हो रहे हैं, तो आप इनडायरेक्टली ये भी पता लगा सकते हो कि उसका जो स्पीड होगा उसका वेरिएशन क्या होगा। लेकिन वहां पे भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का हेल्प चाहिए, क्योंकि डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू नेट टॉर्क अप्लाई होता है, वो इक्वेशन हमें सॉल्व करना पड़ता है। ओके। फिर अगर हायर ऑर्डर सिस्टम में जाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो वहां पे हम एक इंपॉर्टेंट टूल यूज करते हैं जिससे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ईजी होता है, डेट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म।
ठीक है। जैसे कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, उसका स्टार्ट यहीं पे होता है। जैसे ही आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म में गए, इनडायरेक्टली आप कॉम्प्लेक्स प्लेन में चले गए, आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एप्लीकेशन वहां पे स्टार्ट होता है। तो आप क्या करते हो, आप रियल टाइम में डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हो, फिर कॉम्प्लेक्स डोमेन में जाते हो, फिर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेके वापस रियल टाइम में आते हो, चीजों को आप यहां से सिंप्लीफाई करते हो। ओके, ये हो गया कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का आपका एप्लीकेशन पार्ट। ओके, और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का दूसरा भी एप्लीकेशन पार्ट है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। आपके पास आपको किसी सिस्टम का एनालिसिस करना है कंट्रोल सिस्टम में, और आपको डिटरमाइन करना है ये सिस्टम स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा। वो हमें पता चलता है पोल्स के लोकेशन से। तो वहां पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही आते हैं, पोल्स कॉम्प्लेक्स आते हैं, हम बोलते हैं पोल्स लेफ्ट ऑफ प्लेन में होने चाहिए स्टेबल सिस्टम के लिए। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एप्लीकेशन हो गया। दूसरा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी तो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते ही हैं। जैसे कि मैं आज इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, तो मैं बोलूंगा कि इंडिया की प्रोबेबिलिटी कितनी है। कोई बोलेगा, मीन्स किसी को कुछ आइडिया नहीं है, कुछ नॉलेज नहीं है प्रीवियस डेटा का, तो बोलेगा 50% इंडिया का चांस है, 50% पाकिस्तान का चांस है। इसको बोलते हैं क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। एक इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, डेट इज ऑब्जर्व्ड प्रोबेबिलिटी। ऑब्जर्व प्रोबेबिलिटी में आप क्या बोलते हो कि हम ये पहले ये देखते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पहले कितने मैच हो चुके हैं, इंडिया ने इतने टोटल मैच हुए थे, इसमें से इंडिया ने इतने जीते। उस डेटा के बेस पे आप इवेल्युएट कर सकते हो कि इस मैच को इंडिया की जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। इनडायरेक्टली पाकिस्तान के हारने की प्रोबेबिलिटी भी आपको पता चल जाएगी। ओके, ये एक प्रोबेबिलिटी का पार्ट हो गया जो हमारा यहाँ पे ऑब्जर्व प्रोबेबिलिटी है, जो जनरली डे टू डे लाइफ में प्रोबेबिलिटी यूज होती है। और प्रोबेबिलिटी का सबसे बड़ा एप्लीकेशन आपका होता है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट प्रिडिक्शन, तो वहां पे तो ऐसा समझ लो प्रोबेबिलिटी ही है। ओके, और प्रोबेबिलिटी के दूसरे पार्ट को देखा जाए, डेट इज स्टेट्स, तो वहां पे आप बात करते हो रैंडम वेरिएबल्स की। ओके, तो रैंडम वेरिएबल्स का सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो कम्युनिकेशन सिस्टम में होता है। कम्युनिकेशन सिस्टम में इसलिए क्योंकि जैसे हम दोनों यहाँ पे चैट कर रहे हैं, तो मैं जैसे यहाँ से बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से कुछ सिग्नल ट्रांसमिट होगा और आप रिसीव करोगे। तो आपके लिए डिजायरेबल क्या है, जो सिग्नल यहाँ से ट्रांसमिट हुआ है पूरा मींस ओरिजिनल सिग्नल आप तक रिसीव होना चाहिए। लेकिन बीच में बिकॉज ऑफ सराउंडिंग इसमें नॉइज भी आ सकता है, और सीधी सी बात है नॉइज इज रैंडम इन नेचर, इसका आपको नेचर पता नहीं है। तो डिजायरेबल सिस्टम बनाने के लिए आपका सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो इस नॉइज को रिजेक्ट करेगा, मींस फिल्टर करना चाहिए इस नॉइज को। तो फिल्टर बनाने से पहले आपको नॉइज का मैथमेटिकल मॉडल आपके पास होना चाहिए। वो मैथमेटिकल मॉडल बनाने के लिए हम रैंडम वेरिएबल्स का यूज करते हैं। एक बार मैथमेटिकल मॉडल आपके पास पता चल गया, फिर आप फिल्टर उसी तरीके से अकॉर्डिंगली डिजाइन कर सकते हो। ये मैंने थोड़ा आपको ओवरव्यू दिया एप्लीकेशन का, लेकिन ये जो एरिया है बहुत वास्ट एरिया है। ओके, इसलिए इसको ऐसा भी बोला जाता है, मैथमेटिक्स इज मींस इज क्वीन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, क्वीन ऑफ ऑल ब्रांचेस, इसलिए इसको ये नाम दिया गया है। तो यही हमारा पूरा मैंने ओवरव्यू दिया यहाँ पे, कि ये मींस ओवरव्यू मैंने इसलिए दिया कि किसी स्टूडेंट को इंस्पिरेशन मिले कि हमें क्यों पढ़ना है मैथमेटिक्स। अच्छा, अभी कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर हम तो जैसे इंजीनियरिंग मैथ्स कंप्लीट, मतलब हमरा इंजीनियरिंग कंप्लीट किए, हमें तो कुछ एप्लीकेशन दिखा ही नहीं। ओके, तो देखो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का एक तो यहाँ पे दो केस है। एक केस तो ये है कि आपको वो सिखाता है कि आगे मतलब टेक्निक सिखाता है, जब आप इंजीनियरिंग करके निकलोगे हायर रिसर्च में जाओगे तो वहां आपको वो काम आता है। दूसरा ये कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से इनडायरेक्टली आप क्या सीखते हो कि थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप होती है वो आप सीखते हो, और वो आपको सारे सब्जेक्ट्स में काम आती है। कि सारी सब्जेक्ट्स में काम आएगी, किसी काम को इफिशिएंटली कैसे किया जा सकता है, किसी नेटवर्क को इफिशिएंटली कैसे सॉल्व किया जा सकता है, वो आप इनडायरेक्टली इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से ही सीखते हो। वो आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी को डेवलप करता है। तो ये मेन मोटो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का। तो आपने बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में, प्रेडिक्शंस करने के लिए यूज़फुल होता है। पूरा मशीन लर्निंग या फिर कोई भी सोशल मीडिया या फिर कोई भी स्टार्टअप या फिर कोई भी कंपनी अपने डेटा को बहुत एफिशिएंटली यूज़ करना चाहती है, वो चाहेगी कि आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज होने, तो आप मशीन लर्निंग के अल्गोरिदम्स पहचान नहीं पाओगे कि कौन सा अल्गोरिदम आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। उसके अलावा अगर आप रिसर्च कर रहे हो अपनी खुद की, तो आपको प्रोजेक्ट में कुछ प्रैक्टिकल सिनारियो को अगर आपको देखना है या फिर किसी को समझाना है, तो उसके लिए आपको एक आइडियल मॉडल डेवलप करने की ज़रूरत पड़ती है। आइडियल मॉडल हमेशा मैथमेटिक्स से ही डेवलप किया जाता है। प्रैक्टिकल क्या होगा, आइडियल मॉडल में छोटा सा डिस्टर्बेंस, पर वो छोटा सा डिस्टर्बेंस आप अलग से तभी आप इवेल्युएट कर पाओगे जब भी आपके पास पहले से एक मैथमेटिकल मॉडल होगा। तो मैथमेटिक्स का इंजीनियरिंग में वास्ट एप्लीकेशन है। जैसे फिजिक्स इंजीनियरिंग से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, या फिर इंजीनियरिंग फिजिक्स पे डिपेंडेंट है, वैसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पे भी डिपेंडेंट है। दोनों सब्जेक्ट्स मिला के सारे ब्रांचेस बने हैं।
तो ये तो हो गया सर रियल लाइफ एप्लीकेशन या फिर इंजीनियरिंग में मैथमेटिक्स कितना इंपॉर्टेंट है। पर गेट में 13 आउट ऑफ 13 एक स्टूडेंट कैसे स्कोर कर सकता है, चाहे वो डिप्लोमा का हो चाहे वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, दोनों का आंसर आप कर दो। हाँ बिल्कुल, यही आज का जो सेशन हो रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है, और स्टूडेंट का भी सबसे ज्यादा फोकस इस पे ही रहेगा कि 13 में से 13 मार्क्स कैसे लाने मैथ्स में। तो जैसे कि आपने सवाल पूछा कि एक डिप्लोमा का स्टूडेंट और एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, ओके, तो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। पहले हम एक जो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है उसकी बात करते हैं, मतलब जिसने 11th 12th में साइंस पढ़ा है फिर बीटेक करने आया है, उसकी अगर बात करें तो देखिए इसमें दो केस बनेंगे। ओके, अगर हम एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट की बात करें तो यहाँ पे दो केस बनते हैं। 13 में से 13 मार्क्स लाने हैं तो सबसे पहला अप्रोच, किसी भी सब्जेक्ट में आपको फुल मार्क्स लाने हैं, श्योर आपको फुल मार्क्स लाने ही है, तो पहला तो आपको क्या करना है, आराम से जाके, कोई इसमें मतलब डाउट नहीं होना चाहिए, पूरे सिलेबस को थ्रोली रिगरसली फॉलो करना है, पूरे कंप्लीट सिलेबस को। ओके, सबसे पहले तो ये काम करो, बहुत सारे स्टूडेंट को तो सिलेबस ही नहीं पता होता है, तो सबसे पहले नेट से सिलेबस डाउनलोड करके अपनी डेस्क पे लगा दो कि हाँ भाई ये टॉपिक, हाँ होता है, ऐसा होता है, अभी हंसिया ऐसा होता है, बहुत सारे स्टूडेंट तो मुझसे पूछते हैं कि सर ये टॉपिक है क्या सिलेबस में। अरे तो एटलीस्ट आपके पास अपनी स्ट्रीम का सिलेबस तो होना ही चाहिए डेस्क पे कि मुझे क्या पढ़ना है, ठीक है ना, मुझे क्या पढ़ना है। तो 13 में से 13 मार्क्स लाने हैं तो पूरा सिलेबस रिगरसली फॉलो करना है। ओके, पूरा सिलेबस रिगरसली आपको फॉलो करना है, 13 में से 13 मार्क्स लाने हैं। तो इसमें अभी ये बात आती है कि अगर स्टूडेंट है तो किसी को आइडिया नहीं आता कि पर्टिकुलर टॉपिक में हमें कहां तक जाना चाहिए। ओके, पर्टिकुलर टॉपिक में हमें कहां तक जाना चाहिए, कहां से स्टार्ट करना चाहिए, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट को एक एडवाइस देना चाहूंगा कि किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मैथ्स का सिलेबस ऑलरेडी वास्ट है तो देख के डर मत जाना, क्योंकि दो पेज जब सिलेबस डाउनलोड करोगे अपनी स्ट्रीम का, दो पेज में से एक पेज तो मैथ्स का ही दिखेगा तुम्हें, तो डरना नहीं है। डरना इसलिए नहीं है क्योंकि सिलेबस वो वास्ट है, लेकिन हमें डेप्थ में नहीं जाना, सरफेस से सारी चीजों को पढ़ना है, सरफेस से पढ़ना है। बस तुम इतना पढ़ लो कि तुम्हें इतना आ जाना चाहिए कि गेट में अगर प्रॉब्लम आए तो मैं सॉल्व कर पाऊं, बस इतना पढ़ना है। ओके, इतना तुमको पढ़ना है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, तुम्हें डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ना है, तो डेफिनेट इंटीग्रल में तुम ये मत पढ़ने बैठना कि मतलब डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व, ये सबको पता होना चाहिए। लेकिन पता चला तुम उसमें ये पढ़ने बैठ गए कि उसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स में डिवाइड करते हैं, फिर लिमिट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, फिर रेमेन सम करते हैं, तो समेशन इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाता है। वो सब चीजें मत करना, तुम्हारा टाइम बर्बाद कर देंगी। अगर वही चीजें तुम्हें करनी है तो वो जो बीएससी और एमएससी करते हैं उनको करने दो, वो तुम्हें यहाँ भी करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे कि डेफिनेट इंटीग्रल में तुमको क्या पढ़ना है, बस इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स के रिजल्ट्स, प्रॉपर्टीज, बस इतना पढ़ लिया, दो पेज में डेफिनेट इंटीग्रल खत्म, फिर जाके लगा दो गेट के प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स, बट डेट्स इट, हो गया। सारे टॉपिक्स को ऐसे ही फॉलो करना है। अभी दूसरा तरीका मैं बताता हूं, ये तो पूरा 13 में से 13 मार्क्स श्योर लाने का तरीका। ओके, दूसरा तरीके पे हम बात करते हैं जिसपे मैं ऐसा बोलूंगा, ये मैं पर्सनली बोलूंगा कि सबको यही तरीका फॉलो करना चाहिए। इसमें मैं ऐसा बोलूंगा 10 से 13 मार्क्स के बीच में कुछ भी आपका आ सकता है। ओके, बाय लक 13 में से 13 मार्क्स भी स्कोर कर लो। इसमें आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट पार्ट्स पे ध्यान देना है, सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट पार्ट्स पे। अभी आप बोलोगे सर हमें पता कैसे चलेगा इंपॉर्टेंट पार्ट कौन कौन से, तो बेटा क्या करो, आंख बंद करके प्रीवियस 10 साल के, प्रीवियस 10 इयर्स क्वेश्चन उठा लो गेट के, उसमें देख लो कौन कौन से टॉपिक्स पे फोकस किया गया है, बस उन टॉपिक्स को दिल से पूरा पढ़ लो, रिगरसली उन पे ही काम करो, और किसी को आए बाय देखने की जरूरत नहीं। तो ये हमने दो अप्रोच की यहाँ पे बात की, ये हमने इंजीनियरिंग स्ट्रीम के स्टूडेंट की बात की। अभी आते हैं डिप्लोमा के स्टूडेंट पे, ठीक है। तो डिप्लोमा के स्टूडेंट को भी जो मैंने दो केस बताए वो ही फॉलो करने, लेकिन उससे पहले एक उनके लिए एड ऑन, थोड़ा उनको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो इतने मैथ्स के साथ फेमिलियर नहीं होते, क्योंकि वो 10th के बाद डायरेक्ट डिप्लोमा में एंट्री करते हैं। ओके, तो उनको मैं बोलना चाहूंगा कि डिप्लोमा के स्टूडेंट को लीनियर अलजेब्रा में ज्यादा दिक्कत नहीं होता, ज्यादा कैलकुलस में प्रॉब्लम होता है। तो देखो, कैलकुलस में तुम्हें प्रॉब्लम होता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम 11th और 12th के सारे कैलकुलस के बुक्स लेके पढ़ने बैठ गए, ऐसा नहीं करना है। नेट पे जाओ, दो चीजें करो, स्टैंडर्ड किसी मतलब स्टैंडर्ड फंक्शंस के डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलाज, स्टैंडर्ड फंक्शन के इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज, ये शीट डाउनलोड कर लो, प्रिंट निकाल के रूम में चिपका दो, रोज 10 मिनट पढ़ो, बस इनको रट्टा मार लो, मैं ऐसा बोलूंगा, इनको याद कर लो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये दो काम करने से भी पहले एक काम जरूर कर लेना, तुम अपना ट्रिग्नोमेट्री बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेना। ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो इंटीग्रेशन भी समझ नहीं आएगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा, कैलकुलस में कुछ समझ नहीं आएगा। पहला पार्ट ये, ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग करो, ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग हो गया, बस फिर इंटीग्रल और डिफरेंशियल के अपने स्टैंडर्ड रिजल्ट याद कर लो, बस तुम्हारा कैलकुलस खत्म। तुम फिर आगे वही अप्रोच फॉलो कर सकते हो जो हमने इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए हमने डिस्कस की।
तो एक बहुत ही ब्रॉड आपने आंसर किया है और मुझे लगता है कि ये आंसर बहुत लोगों को हेल्प भी करेगा। 13 आउट ऑफ 13 मार्क्स का स्कोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैथमेटिक्स छोड़ दो, क्या बहुत बड़ा सिलेबस लग रहा है, तो मैथमेटिक्स छोड़ोगे तो तुम समझ लेना तुम्हारा रैंक आने ही नहीं वाला है। सेम गोज विद एप्टीट्यूड ऑल्सो, मतलब मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड जिसका स्ट्रांग है उसी इंसान का सिर्फ रैंक आता है अंडर 100। बिना मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड के अगर आप सोच रहे हो कि आप रैंकर बनोगे तो ऐसा नहीं होगा। हो सकता है आप अंडर 500 आ जाओ, अंडर 1000 आ जाओ, एक अच्छा रैंक अचीव कर सकते हो। अगर पर आपको टॉप रैंक अचीव करना है तो आपको ये सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और ये सब्जेक्ट सरफेस लेवल पे मैकेनिकल वालों को तो इतना टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, कोई भी वरी करने की ज़रूरत नहीं। अच्छे क्वेश्चन आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएससी, इलेक्ट्रिकल में। तो थैंक यू सर ये क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए। और मुझे लगता है कि हम इतना ही रखते हैं पॉडकास्ट, और मुझे लगता है कि ये वीडियो से बहुत सारे लोग को हेल्प मिल जाएगी। थैंक यू सर हमारे पॉडकास्ट में। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled.